इसकी शुरुआत एक महिला से हुई। हम उसे वेलेरी के नाम से बुलाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका असली नाम है या नहीं, क्योंकि उसका असली नाम किसी को नहीं पता, उसको भी नहीं। वेलेरी एक युवा महिला थी, लेकिन बहुत से लोग इसे ओल्ड सोल के रूप में वर्णित करते हैं। वो बहुत सी अजीब जगहों पर गई, भयानक चीजें देखी और बहुत से खतरनाक लोगों के संपर्क में रही। बहुत से लोगों की तरह जिनके जीवन में बहुत मुश्किलात होती हैं, वेलेरी को जहां मौका मिला उसने राहत पाने की कोशिश की। पार्टी में गैम्बलिंग, अपने लिए महंगी चीजें खरीदना और ये सब कुछ। आखिरकार वो यहाँ एक लंबे समय के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा समय बिताने आई थी और तब तक के लिए वो सब कुछ करना चाहती थी। इसी तरह वो न्यूयॉर्क शहर के एक बहुत ही विशिष्ट प्राइवेट क्लब के हाई रोलर सेक्शन में पहुंची। इनके पास बेहतरीन ड्रिंक्स, सबसे अटेंटिव स्टाफ और बहुत सा अजीब मनोरंजन था। लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली कुक एंटरप्राइजेस में से एक द्वारा चलाए जा रहे क्लब में आप इस तरह की सर्विसेज की उम्मीद कर सकते हैं। मार्शल कार्टर एंड डार्क लिमिटेड। हालांकि वेलेरी को पता नहीं था कि इस क्लब का मालिक कौन है। वो यहाँ अपने एक अमीर दोस्त के साथ आई थी। खैर, दोस्त भी नहीं, वो यहाँ किसी ऐसे के साथ आई थी जिससे वो पिछली रात मिली थी। लेकिन अब जब उसने अपनी ड्रिंक का एक और सिप लिया और ब्लैक जैक खेला तो उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ कहीं भी नहीं है। मगर हाँ, उसके पास अब कोई और भी नहीं था और मार्शल कार्टर एंड डार्क के क्लब्स तब तक भरपूर प्लेयर प्रदान करते हैं जब तक आपके पास देने को बहुत से पैसे हैं। वेलेरी की समस्या ये थी कि उसके पास इस तरह का जीवन जीने के लिए पैसे नहीं थे और वो ये देखकर बहुत ही रूड होने वाली थी कि कैसे ये रहस्यमय बिजनेसमैन अपने से निचली जाति वालों को कितना महत्व देते हैं। अगर वो इसके बारे में सोचने के लिए एक सेकंड भी लगाती तो उसको ये लगता कि वो बाकी क्लाइंट्स की तुलना में यहाँ फिट नहीं होती। अमीर बिजनेसमैन और फाइन सूट्स में ये महिलाएं, उस जैसी लड़की ऐसी जगह पर क्या कर रही थी। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से उसका यहाँ आने का उद्देश्य अलग था। अंततः वेलेरी को एक बिल पेश किया गया और ये मेरे लिए नहीं है, उसने वेटर को बताया। मेरा दोस्त ये सब देख रहा है। जब वो उस अमीर व्यक्ति को देखने के लिए गई जो उसे यहाँ लाया था, उसे पता चला कि वो तो अब कहीं भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप उस व्यक्ति की बात कर रही हैं जो अभी कुछ समय पहले ही यहाँ से चले गए, वेटर उसको बताता है। वेलेरी निराश थी, लेकिन ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ। वो अपना पर्स पकड़ती है। ऐसा लगता है कि आज का बिल वो ही देगी। ठीक है, कितने पैसे हो गए? वो ये कह के चिप्स के एक स्टैक को अपने पर्स से निकालती है। मुझे लगता है कि आप कुछ कंफ्यूज्ड हैं, वेटर उसकी कैसीनो चिप्स को देखते हुए कहता है, जो कि कुछ $100 की ही होंगी। क्या आप नहीं जानते कि आप क्या पी रही थीं? वेलेरी ने बगल में पड़ी शैंपेन की बोतल को देखा और उसी तरह दिखने वाली 2 और बोतल्स को भी। ये तो उसने ऑर्डर की थी, वेलेरी ने कहा। जी मैम, वेटर ने जवाब दिया, लेकिन ये कोई सामान्य शैंपेन नहीं है। वेलेरी की आंखें खुलती जाती हैं जैसे जैसे वेटर बोलता है। ये एक बहुत ही रेयर और बहुत ही महंगी विंटेज से है। कितनी रेयर? वेलेरी घबराकर पूछती है। बेहद रेयर, वेटर उसको बताता है। हर बोतल जो आपने पी उसकी कीमत। वेलेरी को ऐसा लगा कि जैसे ही कमरा अचानक से तेज पानी से भर गया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा होने लगा था और जैसे ही उसने ये सुना कि वेटर ने उसको जो कीमत बताई है, वो अपना संतुलन खो बैठी। हर बोतल जो उसने पी उसकी कीमत $20,000 है। जब वेलेरी होश में आई तो उसने अपने आप को डार्क बिजनेस सूट्स में खड़े लंबे व्यक्तियों के एक ग्रुप में पाया, जो कि एक साउंड प्रूफ कमरे में थे, जहां उन्होंने उसको स्थिति की गंभीरता का बताया। जैसे जैसे उसका डर बढ़ता जा रहा था, उसने भीख मांगनी शुरू कर दी कि उसको केवल थोड़ा सा समय और दे दें, वो ये सब पैसे उनको वापस कर देगी। गंभीर चेहरे वाले रिप्रेजेंटेटिव ने उसे बताया कि मार्शल कार्टर एंड डार्क लिमिटेड ऐसे काम नहीं करती है। हालांकि और भी तरीके हैं जिनसे वो अपना कर्ज उतार सकती है, लेकिन ये उनके तरीके हैं। उसने उसे बताया कि सम्मानित ग्राहकों को लग्जरी प्राइवेट क्लब्स की सर्विस देना उनके एंटरप्राइज का एक हिस्सा है। उनके बिजनेस का दूसरा हिस्सा और भी विशिष्ट है, एक ऑक्शन हाउस, जहां वो वास्तव में यूनिक प्रोडक्ट्स को उच्चतम बोली लगाने वालों को बेचते हैं। और इसके बारे में सोचते हुए मार्केट में एक जगह है जो वेलेरी के आकार की थी। उन्होंने बस इतना ही मांगा कि वो उनकी सर्विस में बस कुछ समय बताएगी और जब कर्ज उतर जाएगा तो उसका जीवन एक बार फिर से उसका ही होगा। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ था। हालांकि उसे उनके लिए काम करना होगा, लेकिन उसकी सर्विस के दौरान समय केवल नहीं गुजरेगा। वो अपनी जवानी को बनाए रखेगी जैसे कि उसने कभी उनके लिए काम ही नहीं किया, और पलक झपकने के बाद वो वापस उसी जगह आ जाएगी जहां वो पहले थी। वेलेरी को इस पर विचार करने का एक पल ही मिला।
उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने इस पर विश्वास कर लिया है जो भी उस व्यक्ति ने उससे कहा, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ और भी बहुत अजीब चीजें सुनी और देखी थी। क्या वास्तव में इस पर विश्वास करना इतना मुश्किल था? और फिर उसके पास और ऑप्शन भी क्या थी, क्योंकि उसे $60,000 देने थे। इसलिए वो मार्शल कार्टर एंडार को अपने कर्ज चुकाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो वो करने के लिए मान गई। रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसे आश्वासन दिया कि वो अब लेट जाए और आराम करे, बाकी सब वो देख लेंगे। इसके बाद वैलेरी को कुछ ज्यादा याद नहीं रहा, लेकिन वो अंधेरे में जागी। वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से को नहीं हिला सकती थी, केवल अपनी आंखों के अलावा। अगली बार जब उसने रोशनी देखी तो वो एक स्टेज पर थी, ऑक्शन पैडल्स चलाने वाले लोगों को देखते हुए। जब फिर होस्ट ने कुछ ऐसा प्रदर्शन किया जिस पर बहुत सी बोलियां लगी, लेकिन वो नहीं देख पा रही थी कि वो प्रोडक्ट क्या थी। कुछ शब्द जो उसने कहे वो थे, पूरी तरह से स्पष्ट और सकारात्मक, छुए तो गरम, कोई निशान भी नहीं, कभी बात नहीं करती और हमेशा आपकी आंखों में देखेगी। आखिरकार कुछ जीत गया और उसे फिर अंधेरे में ले जाया गया। कई साल बीत गए, अजनबियों दोबारा अंधेरे से बाहर और फिर से अंधेरे में जाते हुए। अलग अलग कपड़े पहनने पड़े, अलग अलग नामों से जाना जाता रहा। अनुमति मिलने पर ही वो चल पाती थी। धीरे धीरे वो उसे भूल गई जो वो पहले हुआ करती थी। हर दिन बीतता गया और ये सब एक अंधेरे सा हो गया जिसमें बहुत तेजी से समय बीतता रहा। साल दशकों में बदलते रहे। उसने कभी कोई शब्द नहीं बोला, उसको ये भी याद नहीं कि बोलते कैसे हैं। लेकिन फिर एक दिन अंधेरे से बाहर ब्लैक टैक्टिकल गियर में उसे अजनबियों की एक जोड़ी दिखाई दी, जिनके चेहरों पर अफसोस और दया के बीच के कुछ एक्सप्रेशंस थे। और उसके बाद से उसे एक नया नाम मिल गया। अब वो SCP-446 थी। SCP-446 की फाइल्स उतनी ही रहस्यमयी हैं जितनी ही वो विचलित करने वाली हैं, और हम केवल एग्जैक्ट प्रोसेस के बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं जिसके कारण SCP-446 का निर्माण हुआ, क्योंकि मार्शल कार्टर एंड डार्क लिमिटेड के सेल्समैन अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी के साथ भी अपने सीक्रेट शेयर करने के लिए उत्सुक प्रतीत नहीं होते हैं। लेकिन SCP फाउंडेशन रिसर्चर्स ने अपनी ठोस एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से जो पाया है वो ये है कि SCP-446 एक ह्यूमनॉइड मैनिक्विन है जिसकी ऊंचाई 1.75 मीटर्स और जिसका वजन 52.16 किलो है। ये पेल स्किन कोकोजिन महिला है, या शायद थी, जो कि अपनी 20s में प्रतीत होती है। इसके भूरे बाल हैं जो सबसे लंबे पॉइंट पर 17.78 सेंटीमीटर मापे गए। शानदार चमकीली नीली आंखें और मार्शल कार्टर एंड डार्क लिमिटेड का विशिष्ट लोगो जो कि इसकी कमर के नीचे टैटूड है। कई मायनों में इसके पास एक जीवित इंसान के सभी लक्षण हैं। ये सुपरफिशियली शारीरिक रूप से ठीक है। इसकी वास्तविक त्वचा, आई कलरेशन और क्लैरिटी भी है, और रिसर्चर्स ने यह भी दावा किया है कि इसमें जो गर्मी है वो असली इंसान जैसी है। हालांकि जीवित प्रतीत होने के बावजूद SCP-446 वर्बल कम्युनिकेशन का जवाब नहीं देती है। इसमें कोई पल्स या हार्ट बीट नहीं है और ना ही ये सांस लेती प्रतीत होती है। क्या SCP-446 को वास्तव में जीवित माना जा सकता है? यह अभी भी फाउंडेशन रिसर्चर्स के बीच एक खुला प्रश्न है। SCP-446 को उसी मेटल बॉक्स में रखा जाता है जिसमें वो मिली थी, जो कि वो लोग जो अपनी कस्टम एसेसरीज के लिए क्लोथिंग मेजरमेंट्स की इच्छा रखते हैं उनको ये बेचा जाता है। जब फाउंडेशन फील्ड एजेंट्स को ये पहली बार मिली थी तो उन्होंने इसे बिठाने की कोशिश की। हालांकि इसने उनके छूने का जवाब दिया और खुद से ही बैठ गई, और इसे वापस लिटाने के लिए उनको बस इतना ही करना पड़ा कि उन्होंने इसके कंधे पर सामने से हल्का सा धक्का दिया। आगे की स्टडी से ये पता चला कि सिलेक्टिव टच SCP-446 में विभिन्न प्रकार के आंदोलन को प्रेरित कर सकते हैं। इसे अपने आप खड़े होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, और सर के शीर्ष पर हल्के से दबाव से इसे बैठने या अपने आप लेटने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। आपने SCP-446 की आंखों की भी कुछ अनकैनी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया होगा, लेकिन चिंतित होने की बात नहीं है क्योंकि ये सामान्य ही है। इसकी आंखें इसके आसपास सबसे नजदीकी व्यक्ति का अनुसरण करती हैं, और यदि संभव हो तो ये आंखों से संपर्क करने की कोशिश करती है। शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन फिर सबको ही इसकी आदत हो जाती है। इसके अंगों को भी जरूरत अनुसार किसी पोज में बदला जा सकता है, यहाँ तक कि संतुलन बनाए रखने वाली स्थिति में भी, जैसे कि एक पैर पर खड़ा होना। हालांकि अगर इसे धक्का दिया जाए तो ये तुरंत संतुलन खोकर गिर जाएगी। ऐसा लगता है कि इसके एक्शंस इसको टच करने वाले के इरादों से परिभाषित होते हैं, ना कि टच करने से। अनिवार्य रूप से SCP-446 के बारे में जानने के लिए यदि तरीका कोई भी हो, एक इन डेप्थ मेडिकल एग्जामिनेशन की अनुमति मिल गई। 446 की ह्यूमनॉइड नेचर को देखते हुए
एग्जामिनेशन आयोजित करने वाली डॉक्टर ने नॉन अनोमलस मानव लाशों के लिए दिए गए ऑटोप्सी के समान तरीके से आगे बढ़ने का फैसला किया। डॉक्टर इस तथ्य से परेशान हो रही थी कि 446 की आंखें उसी की ओर देखती जा रही हैं। हालांकि जब वो ऑटोप्सी के लिए अपने उपकरण देख रही थी तब भी डॉक्टर ने सब्जेक्ट की लगभग अजीब साफ त्वचा पर भी रिमार्क्स दिए। उसकी त्वचा पर कोई भी निशान या धब्बा नहीं था, जैसे कि वो एक डोल हो। न ही कोई रिगर या लाइवर मोर्टिस और न ही किसी तरह के शारीरिक नुकसान या किसी चोट के निशान थे। मुंह की जांच से पता चला कि गले के शीर्ष पर एक रुकावट थी, क्योंकि इसके मुंह के पीछे एक मेटल प्लेट लगी हुई थी जिसे सभी तरफ से मांस से जोड़ा गया था। छूने पर प्लेट थोड़ी हिलती थी, लेकिन इसे हटाया नहीं जा सकता था। इसी तरह की समान प्लेटें उसके कान, नाक और अन्य शारीरिक छेदों में लगाई गई थीं, जैसे कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी 446 के शरीर के अंदर या बाहर ना जा सके। इसके बाद डॉक्टर ने एक्सरे से शुरुआत करते हुए SCP-446 की इंटरनल एग्जामिनेशन शुरू की, जिससे पता चला कि 446 के शरीर के अंदर कई इरेगुलर शेप्ड मैसेज थे, जिसने हार्ट, ब्रेन, किडनीज और लिवर को कवर किया हुआ था। डाइसेक्शन ने इन मैसेज ऑफ बॉक्सेस को विभिन्न शेप्स और साइजेस के रूप में प्रकट किया, जो एक ही मेटल से निर्मित होते हैं, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव प्लेट्स होती हैं। ये बॉक्सेस तारों और ट्यूब्स के एक सीरीज के माध्यम से संबंधित अंकों से जुड़े होते हैं। डॉक्टर ने नोट किया कि ना तो इसकी स्कैल्पल और ना ही इसकी तार से बॉक्सेस का कोई सार्थक नुकसान हो सकता है, और ये संभव है कि बॉक्सेस न केवल शरीर को संरक्षित रखते हैं बल्कि इसके सीमित आंदोलन की भी अनुमति देते हैं। डाइसेक्शन प्रोसेस के दौरान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की कुछ बदाओं ने खुद को प्रस्तुत किया। SCP-446 ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीलिंग फैक्टर का प्रदर्शन किया। एक बाय इंसिजन में उसकी छाती को पूरी तरह से खोल दिया गया था और इसने कुछ ही मिनट बाद अपनी पूरी त्वचा को पूरी तरह से हील कर लिया, जिस कारण इंटरनल ऑब्जर्वेशन मुश्किल हो गई, और डॉक्टर ने इस डर से कि कोई इरिपेरेबल डैमेज ना हो जाए आगे की एक्सटेंसिव म्यूटिलेशंस को परफॉर्म करने से इनकार कर दिया, और इसीलिए प्रोग्रेस रुक गई, जिससे शायद ओवरऑल कुछ समझ में आ सकता था। हालांकि ये सबसे अजीब चीज नहीं थी जो डाइसेक्शन के समय हुई। डॉक्टर ने नोट किया कि जब वो उसके शरीर को काट रही थी तो वो हर समय उसे ही देख रही थी, जिस कारण वो बेहद अनकंफर्टेबल हो रही थी, और उसके सीने में वाई इंसिजन के कई मिनट के हीलिंग प्रोसेस के दौरान SCP-446 का मुंह हिल रहा था, जैसे कि वो बिना शब्दों के बोल रही हो। डॉक्टर ने एक नोट छोड़ा कि ये 446 में सेपियंस एक स्तर की क्षमता का सुझाव दे सकता है, हालांकि इससे कुछ भी साबित नहीं हो पाया था। SCP-446 की फाइल इतनी खतरनाक नहीं है क्योंकि इस अनोमली की कंटेनमेंट की रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम है। इसे बस अपने बॉक्स में बंद किया जाता है। लेकिन हाँ, एक बार SCP-446 से जुड़ी एक घटना हुई थी, जिसे फाउंडेशन रिसर्चर डॉक्टर संडरलैंड द्वारा 2010 में डॉक्यूमेंट किया गया था। इस इवेंट को इंसिडेंस 446-1 नामित किया गया और ये स्टोरेज रूम 6 में हुई। अनोमली की मोडेस्टी को बनाए रखने के लिए इसे उस रात अपने बॉक्स में वापस रखने से पहले एक मानक डी क्लास यूनिफॉर्म पहनाई गई थी। एक गार्ड ने बाद में उस शाम एक अजीब सी आवाज सुनने की सूचना दी, और जब उसने खुद जांच की तो ये SCP-446 के बॉक्स में से आ रही थी। इस बिंदु पर डॉक्टर संडरलैंड को बुलाया गया और उन्होंने बॉक्स को खोलने का आदेश दिया। ये पता चला कि SCP-446 बार-बार बॉक्स के अंदर बैठने की कोशिश कर रही थी, जिस कारण उसका सर बॉक्स के ढक्कन के साथ लग रहा था और ये आवाज आ रही थी। जब बॉक्स पूरा खोला गया तो SCP-446 पहली बार बिना छुए, जब से वो कंटेनमेंट में आई थी, खुद ही खड़ी हो गई और उसने एक अजीब सा पोज बना लिया, जिसमें उसका सर नीचे और हाथ उसके सर के ऊपर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे कि वो कोई प्रार्थना कर रही हो या फिर भीख मांग रही हो। उसके चेहरे के भाव भी पहली बार बदले और बहुत ज्यादा उदासी और भय को देखा जा सकता था। डॉक्टर संडरलैंड SCP-446 को उसकी स्टैंडिंग न्यूट्रल पोजीशन में लाने में सक्षम हो गए थे, लेकिन उसका चेहरा तब भी वैसे का वैसा ही था जब तक उसे फिर से लेटाने से पहले डी क्लास यूनिफॉर्म को बदला नहीं गया। अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसके उत्तर विचार करने के लिए भी बहुत भयानक हो सकते हैं। इस विशेष अनोमली के लिए जिसे सेफ क्लासिफाइड किया गया है, शायद सबसे अच्छी बात यह है कि इसे उसी बॉक्स में छोड़ दिया जाए। मार्शल, कार्टर एंड डार्क ने जो भी योजना बनाई थी, उससे कम ये तो अधिक मानवीय भाग्य है। अब जाइए और जल्दी से डॉक्टर बॉब की फाइल्स में से SCP-054 द वॉटर निफ देखें।
एक और रेसिपी जिसको समझने के लिए फाउंडेशन को बहुत से प्रयास करने पड़े। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और हमें ऐसे ही अपना प्यार देना ना भूलिएगा।